वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट इंदु राठौड़। फर्स्ट इंडिया के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस स्पेशल बुलेटिन में हम बात करते हैं फिटनेस की, क्योंकि हर कोई चाहता है हमारी बॉडी हमेशा फिट रहे, और जब आपकी बॉडी फिट रहती है तो आप एक अच्छा कॉन्फिडेंस फील करते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ में हम अच्छे से वर्क कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम बड़ी खबरें आपको बताते हैं कि खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, आम जनता को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल देश में फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, यानी कि आम जनता को यहाँ पर बड़ा झटका लगा। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी। देखिए, पेट्रोल में 86 पैसे और डीजल में 83 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी जो है वो हुई है, और 4 दिन में दूसरी बार तेल की कीमतों में ये बढ़ोतरी है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, 4 दिन में दूसरी बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और देश में फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। आम जनता को एक और बड़ा झटका यहाँ पर लगा। पेट्रोल में 86 पैसों की बढ़ोतरी हुई है, डीजल में 83 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, और यहाँ पर आम जनता को एक बड़ा झटका। और साथ ही 4 दिन की अगर बात कर ली जाए तो 4 दिन में दूसरी बार तेल कीमतों में ये बड़ी बढ़ोतरी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं सीएम भजनलाल शर्मा की। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी की बैठक सुबह 11 से 12 बजे तक सीएमआर पर मंत्रालय की बैठक को संबोधित करेंगे दोनों नेता। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पूरी बैठक है। सुबह 11 से 12 तक ये पूरी बैठक होगी। इसमें देखिए, दोनों नेता जो है वो इस बैठक को संबोधित करेंगे। तो सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी की बैठक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरी बैठक मानी जा रही है। बैठक के समय की अगर बात करें, कितने बजे पूरी बैठक होनी है, तो सुबह 11 से 12 बजे तक सीएमआर पर मंत्रालय की बैठक को संबोधित करेंगे दोनों नेता। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरी बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी की बैठक, जिससे जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि सुबह ये पूरी बैठक होनी है 11 से 12 बजे का। अगर समय बात करें तो सीएमआर पर मंत्रालय की बैठक को दोनों नेता संबोधित करेंगे। तो कुछ इस तरह से पूरी बैठक यहाँ पर रहने वाली है। अब आगे बढ़ेंगे, बात अलवर की करेंगे। अलवर की भिवाड़ी में दिल दहलाने वाला मामला सामने। 8 महीने की मासूम को मां ने ही पिलाया एसिड। मासूम बच्ची को गंभीर अवस्था में भिवाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और देखिए उसकी हालत गंभीर होने पर उसे रेफर किया है अलवर। साथ ही बच्ची की नाक की अगर बात करें और मुंह की बात करें तो वहां से लगातार ब्लीडिंग हो रही है। तो नाक और मुंह से लगातार बच्ची की ब्लीडिंग हो रही है। वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रही है ये मासूम बच्ची। वारदात के समय जो पिता है उनकी, वो काम पर गए हुए थे। पीछे से मां ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। एसिड पिलाने के कारण का हालांकि अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर मां ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। 8 महीने की मासूम बच्ची जिसके साथ मां ने ही एसिड पिलाने की करतूत की है। और देखिए, डॉक्टर राशि कौशिक की निगरानी में फिलहाल मासूम का इलाज जारी है, और पुलिस भी इस मामले में जाँच करी। भिवाड़ी की कैप्टन चौक की घटना है जहाँ पर दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, और 8 महीने की मासूम बच्ची है जिसको उसी की मां ने एसिड पिला दिया है। और जब ये पूरी वारदात हुई है उस वक्त बच्ची के पिता काम पर गए हुए थे। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि मां ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, लेकिन फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है और पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे अखबार की, क्योंकि अखबार को हम अक्सर समय नहीं दे पाते हैं जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, लेकिन हमें अपडेट रहना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे पास में 2 बड़े न्यूज़पेपर है। पहला है फर्स्ट इंडिया का डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसकी तमाम बड़ी खबरें आपको बताते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है। मोदी emerges as a global voice for peace. Norway on Monday conferred its highest civilian honor, the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit, on Prime Minister Narendra Modi in Oslo. The Grand Cross is the highest grade of the Royal Norwegian Order of Merit and marks the 32nd international honor bestowed upon PM Modi by a foreign nation. तो यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा सम्मान जो है वो मिला है। मोदी बाय अ फॉरेन नेशन, यहाँ पे उनको एक बड़ा सम्मान दिया गया। मोदी was conferred with the honor during his meeting with the King Harald V and Queen Sonja. Notably, Prime Minister Narendra Modi's visit to Norway is the first by a sitting Indian PM to the country in 43 years. After a 43 years, ये जो important visit है इसलिए खास, क्योंकि पिछले 43 years की बात करें तो कोई भारत का प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचा, इसलिए बहुत ज़्यादा important. In a press briefing with his Norwegian counterpart Jonas Gahr
Modi said military conflicts cannot help in finding a peaceful solution, and all wars, including that in the Middle East and one between Russia and Ukraine, must be resolved by dialogue and diplomacy. यहाँ पर देखिए जिस तरह के हालात विश्व में बने हुए हैं उस पर भी उन्होंने बात की और कहा कि इस तरह के हालात पर काम करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे देखिए स्ट्रैटेजिकली और साथ ही पीसफुल सॉल्यूशन निकालने की भी बात उन्होंने कही है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की हम बात करें इसको भी डायलॉग और डिप्लोमेसी के साथ में रिजॉल्व करने की बात उन्होंने कही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी जानकारी आपको दे। He said, I proudly declare India is now Naxal free. On his first visit to Bastar after setting March 31st deadline to eradicate left-wing extremism, Union Home Minister Amit Shah on Monday declared India Naxal free। तो उन्होंने देखिए उनका फर्स्ट विजिट था बस्तर का, जहां उन्होंने कहा कि इंडिया जो है उसे मैं डिक्लेयर करता हूं नक्सल फ्री, और ये बड़ा स्टेटमेंट है इंडिया के लिहाज से। एड्रेसिंग सिक्योरिटी पर्सनल फैमिलीज ऑफ मार्टियर्स एंड सिविलियंस अफेक्टेड बाय माओइस्ट वायलेंस इन Jagdalpur, he said, I proudly declare India is now Naxal free, crediting achievement to security forces and their sacrifices। और यहाँ पर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स है उनके सेक्रीफाइस को भी उन्होंने सल्यूट किया है और पूरा क्रेडिट जो है उनको दिया है इंडिया को नक्सल फ्री बनाने में। Shah said development in Chhattisgarh's Bastar region, once Maoist stronghold, would now be accelerated to bring it on par with rest of country। He noted that intensify anti-Maoist operation over the past 2 years led to killing and surrender of several cadres including senior leaders। तो यहाँ पर देखिए नक्सल फ्री की बात उन्होंने कही है और पिछले 2 सालों का भी जिक्र किया कि किस तरह से सेक्रीफाइस जो है वो कई लोगों को इसके अंदर देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ेंगे। Panel submits Justice Verma's report to Birla। The investigation report in the Justice Yeshwant Verma case has been completed and submitted to the Lok Sabha Speaker Om Birla on Monday, marking what is being described as another major message from Prime Minister Modi against corruption। तो जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जस्टिस यशवंत वर्मा केस में उसको कंप्लीट कर लिया गया इस पूरी रिपोर्ट को, एंड दिस रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड एज वेल टू द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन मंडे। इस पूरी रिपोर्ट को कंप्लीट करने के बाद इसको सबमिट किया गया है। द इंक्वायरी constituted on 12 August 2025 under Judges Inquiry Act 1968 was completed within stipulated time frame। और इस पूरी इंक्वायरी की अगर बात करें तो देखिए जो हमारा इंक्वायरी एक्ट है उसके अंदर इसको पूरा किया गया है और साथ ही इस रिपोर्ट को भी सबमिट कर दिया गया है। द रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी टेबल इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सून, आफ्टर विच इट्स फाइनल विल बी मेड पब्लिक एंड अ फाइनल डिसीजन विल बी टेकन। अब यहाँ पर इंतजार करना होगा जो बोथ द हाउसेज है पार्लियामेंट के, उसके अंदर उसे रखा जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरह से जो फाइनल डिसीजन है पब्लिक के लिए वो यहाँ पर लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। V.D. Satheesan takes oath as the Kerala Chief Minister। V.D. Satheesan on Monday took oath as the Kerala Chief Minister with Governor Rajendra Vishwanath administering oath of office to Congress Legislative Party leader। Member of his 20-member cabinet also took oath। तो यहाँ पर देखिए नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है, साथ में 20 member of cabinet also took oath with him। The 20-member cabinet includes Congress leader Ramesh, APNL Kumar and KPCC Chief Sunny Joseph, senior IUML leader PK Kunhalkutte, RSP leader Shibu Bejon, and also Congress leader Mons Joseph and Anup Jacob, and CMP leader CP John also took oath। There are 40 new faces in the cabinet। तो यहाँ पर देखिए 14 नए चेहरे हैं कैबिनेट में जिनको मौका दिया गया और कुछ नाम भी हमने आपको बताया जो यहाँ पर शपथ लेते हुए कल उनके साथ में नजर आए थे। तो यानी कि केरल को नया मुख्यमंत्री मिला है V.D. सतीशन, और उन्होंने कल शपथ भी यहाँ पर ग्रहण की है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा एक और अखबार की जो पब्लिश करता है फर्स्ट इंडिया ग्रुप, और वो है सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार। अब इसकी तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बताते हैं कि इसमें आज क्या खास है। मेट्रो से 3 गुना तेज रफ्तार से दिल्ली से जुड़ेगा अलवर। दरअसल सीएम बचूलाल शर्मा की सक्रिय पहल के बाद राजस्थान में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दैट इज RRTS परियोजना को नई गति मिली है। राज्य सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में सहमति बनने के बाद राजस्थान अब देश के पहले नमो भारत ट्रेन नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अलवर और
सोता नाला से नई दिल्ली तक हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन का संचालन होगा, जिससे प्रदेश को आधुनिक, तेज और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी। एक बेहतरीन सुविधा जो है वो प्रदेश को मिलेगी। और इसके साथ ही दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर नई दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर INA मुनीरका एरोसिटी गुरुग्राम बावल खैरतल होते हुए अलवर तक पहुंचेगा। वहीं शाहजहांपुर नीमराना बहरोड से दूसरा रूट नीमराना और बहरोड के जरिए सोता नाला तक विकसित किया जाएगा। तो नेटवर्क की अगर हम बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, उसके लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और देखिए प्रदेश के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। अब आगे बढ़ेंगे। 3 साल से एक भी छात्र नहीं, फिर भी जिंदा विश्वविद्यालय। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि राजस्थान में कई विश्वविद्यालय केवल नाम मात्र के रह गए हैं। जहां पिछले 3 वर्षों से एक भी छात्र का नामांकन नहीं हुआ, फिर भी वहां कुलपति, रजिस्ट्रार और पूरा प्रशासनिक ढांचा संचालित हो रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत विधानसभा के नए लोगों को अनावरण समारोह में राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र और राजस्थान के लगभग सभी विश्वविद्यालयों का दौरा किया है। कई विश्वविद्यालय आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कई कर्मचारियों को वेतन और पेंशन मिल रही है तो कहीं पर नहीं मिल रही है। एक विश्वविद्यालय को तोड़कर 2 या 3 नए विश्वविद्यालय बना देने से संसाधनों और आय का बंटवारा होगा। बागड़ी ने सवाल उठाया कि जब किसी विश्वविद्यालय में लगातार 3 साल में एक भी छात्र नहीं, तो वहां पर प्रशासनिक तंत्र किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है, क्योंकि छात्र नहीं है तो प्रशासनिक तंत्र कैसे वहां पे वर्क कर रहा है। उन्होंने यहाँ पे सुझाव दिया कि ऐसे विश्वविद्यालयों का आपस में विलय करना चाहिए। हालांकि उन्होंने माना कि वोटों की राजनीति के कारण विश्वविद्यालय को बंद करना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें मर्ज किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं आगे और क्या कुछ खास है। ओलंपिक मिशन पर भज्जूलाल सरकार, खिलाड़ियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। सीएम भज्जूलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। और खेलों के बाद भी के ध्येय वाक्य के साथ में सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा देने से लेकर वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों की तैयारी तक हर स्तर पर सहायता उपलब्ध करा रही है। इसी क्रम में राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां और स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम सहित खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए नई योजनाएं भी संचालित की जा रही है। तो खिलाड़ियों के लिए नई योजनाएं जो है वो भी यहाँ पे संचालित हो रही है। प्रदेश की प्रतिभाओं को ओलंपिक के मंच तक पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई है, जो खिलाड़ियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत साल 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए 50 प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और चयनित खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय कोच, प्रशिक्षण, साथी किट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो खिलाड़ियों के लिए ये काफी ज्यादा अच्छी खबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल, डीजल और LPG की पर्याप्त उपलब्धता, घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सहित सभी आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सामान्य और निर्बाध बनी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी IOCL, साथ ही BPCL और HPCL ने आमजन को आश्वस्त किया कि प्रदेश में ईंधन आपूर्ति पूरी तरह से स्थिर और पर्याप्त है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख तथा राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने बताया कि टर्मिनल और डिपो से लेकर रिटेल आउटलेट तक संपूर्ण ईंधन आपूर्ति श्रृंखला सुचारू और प्रभावी रूप से संचालित हो रही, कहीं भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। साथ ही राज्य के सभी स्थानों पर ईंधन स्टॉक की लगातार निगरानी भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर तेल कंपनीज ने कहा कि हर जिले में पर्याप्त स्टॉक है और बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो देखिए हमने आपको तमाम बड़ी खबरें बताई कि खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसा है, आज क्या बड़े इवेंट्स है वो होने वाले हैं, क्योंकि सीएम की भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक रहेगी, उस पर भी हमने बात की। देश से जुड़ी हुई जानकारी हमने आपको दी कि देश में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बात आपके फिटनेस की करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम फिट रहे, हमारी बॉडी फिट रहे, हम हेल्दी दिखे और अंदर से भी हेल्दी और मेंटली स्ट्रांग भी हो। तो इस पर कैसे काम किया जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बॉडीज़ होती है और हर एक बॉडी टाइप इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि भगवान ने सबको बहुत सुंदर तरीके से बनाया, लेकिन उसका ख्याल रखना इज़ वेरी क्रूशियल। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करेंगे आपकी फिटनेस की कि हम अपनी बॉडी को फिट कैसे रख सकते हैं। लेकिन हमें वर्कआउट पैटर्न तो पता होता है कि कैसे वर्कआउट करना है, लेकिन प्रॉपर वर्कआउट पैटर्न क्या होना चाहिए उस पर चलिए हम बात करते हैं। देखिए, जब आप वर्कआउट करते हैं जो ट्रेनर आपको बताता है कि आपका वर्कआउट प्लान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वीकली में वीक की अगर बात करें तो एक वीक में हम 6 दिन वर्कआउट करते हैं और एक दिन हमारी बॉडी को रेस्ट के लिए चाहिए, तो दैट इज संडे। तो मंडे टू सैटरडे जो वर्कआउट होता है उसमें हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप शुरू जब करें तो देखिए, आपको एक अच्छी मील जो होती है वो उस पर ध्यान देना होगा, यानी कि जो आपकी डाइट है वो फुल ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। साथ ही आपका जो प्रोटीन इंटेक है इट शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट सो दैट आप एक अच्छी एनर्जी के साथ वर्कआउट करें। तो सबसे पहले आपका प्रोटीन इंटेक है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप ये जाके अपने ट्रेनर से पूछिए कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपको कितना प्रोटीन लेना है, सो दैट आप उसको अच्छे से प्लान कर पाए। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आ जाती है, जब आप पहुँचते हैं जिम में तो हमें ये नहीं पता होता, अगर आप पीटी नहीं ले रहे हैं, कि हमें वर्कआउट कैसे करना है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 6 दिन वर्कआउट के लिए हमें अलग अलग दिन जो है वो डिसाइड करने होंगे। हमें एक दिन चेस्ट लगाना होगा, एक दिन शोल्डर और बैक हमें लगानी होगी, साथ ही एक दिन हम जो एब्स वर्कआउट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा लेग्स पे आप फोकस कर सकते हैं। इस तरह से आप 6 दिन का अपना वर्कआउट प्लान कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत आपको करनी होती है वार्म अप में। अब वार्म अप में अलग अलग चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए, अपने हाथों को यूँ आप घुमा के अपने ये जो शोल्डर वाला पार्ट है इसका वार्म अप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको अपने वार्म अप में और चीज़ें इंक्लूड करनी है तो आपको अपने हाथों को इस तरह से और इस तरह से करके आप अपना वार्म अप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप अपने ये दोनों हाथ हैं इनको यूँ करेंगे, फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हम अपना वार्म अप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ है वार्म अप में, वो आप अपने ट्रेनर से पूछिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हम अपने वार्म अप में कर सकते हैं। अब आपने 10 मिनट्स अपने वार्म अप को दे दिए हैं। नाउ योर बॉडी इज़ रेडी फॉर द वर्कआउट। अब आप वर्कआउट की तरफ बढ़िए। अब अगर मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो भी डे है जिसमें आपका वर्कआउट है, तो उसमें वो वर्कआउट करें जो आपके ट्रेनर ने आपको बताया कि अगर मंडे है तो मंडे में आपको क्या लगाना है, चेस्ट लगाना है, शोल्डर लगाना है, बैक लगाना है, एब्स लगाने हैं, लेग्स लगाना है, जो भी आपका डिसाइडेड है। क्योंकि ज़्यादातर जो लेग्स है वो हम सैटरडे को लगाते हैं, क्योंकि संडे को हमें रेस्ट मिल जाता है। अब आपने अपना वर्कआउट प्लान जो है उसको फॉलो कर लिया, आपने वर्कआउट कर लिया है। आपका वर्कआउट होना चाहिए 30 से 40 मिनट, ये होना ही होना चाहिए। 10 मिनट का आपका वार्म अप होना चाहिए। तो आपने 50 मिनट अब दे दिए हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि हम वर्कआउट कर लेते हैं और जिम को कह देते हैं बाय बाय, बट इससे आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता। और दूसरी बात, जो वर्कआउट आपने किया है वो आपकी बॉडी में दिखता नहीं है। जितने एफर्ट्स आपने लगाए वो दिखते नहीं है, फिर हम कहते हैं कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि आप वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। और जब आप स्ट्रेचिंग नहीं करते तो आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है इट्स फुल ऑफ मसल्स, और हर एक मसल को आपने अगर ट्रेन किया है तो उसके बाद स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे अपने वर्कआउट के बाद हमेशा मेक श्योर यू आर डूइंग स्ट्रेचिंग, क्योंकि स्ट्रेचिंग से आपकी मसल जो है वो स्टिफ नहीं होती है। और जितना वर्कआउट आपने किया है, जितनी भी थकान आपको रही, उसके बाद यू फील वेरी रिलैक्स्ड। तो सबसे पहले वार्म अप के बाद हमारा वर्कआउट। एंड वर्कआउट के दौरान आप थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो पी सकते हैं, लेकिन पानी बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर पी लिया। तो आपको वार्म अप के बाद तुरंत आपको वर्कआउट करना है, वर्कआउट के बाद आपको अपनी स्ट्रेचिंग करनी है। तो दिस इज़ हाउ अ बॉडी शुड बी वर्कड, दिस इज़ हाउ हमें अपनी बॉडी पे काम करना होगा। जब भी जिम जा रहे हैं तो इस पूरे स्टेप को अगर फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स जल्द ही मिलेंगे। तो चलिए आज